आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या सेठी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यमन के हूतियों के हमले इजराइल पर जारी, 3 अमेरिकी वॉरशिप भी किए तबाह, अब चौथे की बारी। कांग्रेस ने जारी की 26 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, ओखला असेंबली सीट से अभी भी नहीं हुआ नाम का ऐलान। पीएम मोदी ने सदैव अटल स्मारक पहुंचकर दी खिराज अकीदत। पीएम मोदी और अमित शाह ने अटल के नजरिए को किया याद। सदर हिंद ने 5 रियासतों में की गवर्नर की तकर्रुरी, आरिफ मोहम्मद खान को बनाया गया बिहार का गवर्नर। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर किया बड़ा हमला, कहा आतिशी को गिरफ्तार करने की रची जा रही है साजिश। केजरीवाल ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने का लगाया इल्जाम, ख्वातीन वोटर ने केजरीवाल के इल्जामों को किया खारिज। संभल तशद्दुद मामले में 7 नई गिरफ्तारियां, अब तक 47 लोग जा चुके हैं जेल। 30 मिनट में बचाई 30 लोगों की जान, मुंबई नाव हादसे में सुपर हीरो बने आरिफ वाम ने। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हवाई हमला, ख्वातीन और बच्चों समेत 15 की मौत। हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब इजराइल का मुकाबला यमन के हूतियों से है और यमन के रेजिस्टेंस ग्रुप हूतियों ने इजराइल को जहन्नुम बनाने का पुख्ता इरादा कर लिया है और दिन ब दिन बड़े से बड़ा हमला करते हुए इजराइल को उसके जुर्मों की सजा दे रहा है। ना सिर्फ इजराइल बल्कि इजराइल के साथ जुर्मों में बराबर के शरीक रहे अमेरिका की भी हूतियों ने अच्छे से क्लास लगा दी है और उसके बहरी जंगी जहाजों पर भी तगड़ा हमला किया है। इधर इजराइल हमास के साथ जंगबंदी के मुआहिदे को हतमी शक्ल देने में देरी कर रहा है। उधर यमन के हूती उस पर मौत बनकर बरस रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक देर रात इजराइल पर यमन ने बड़ा हमला किया है, जिसके बाद तेल अवीव में चीख पुकार मच गई है और लोग आधी रात को अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। इजराइल का आयरन डोम भी इन हमलों को रोकने और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। वहीं प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक यमनी फौज ने एक इजरायली फौजी अड्डे पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। यमनी रेजिस्टेंस ग्रुप ने कहा कि उन्होंने कब्जे वाले इलाके में एक इजरायली फौजी हदफ के खिलाफ कामयाबी से ऑपरेशन चलाया है, जो गजा में इजरायली हुकूमत की जारी नस्लकुशी के दौरान फिलिस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार करता है। एक बयान में हूतियों ने कहा कि उन्होंने फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक ब्लास्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके जाफा के कब्जे वाले इलाके में एक इजरायली फौजी अड्डे पर हमला किया था, जो कामयाबी के साथ अपने हदफ तक पहुंचा। इजराइल के साथ हूतियों ने अमेरिका को भी खबरदार कर दिया है। द क्रेडल के खबर के मुताबिक बताते चले कि यमन के एक आला अफसर ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा है कि यमनी फोर्सेस के लिए अमेरिकी जंगी जहाज़ों को तबाह करना बहुत ही आसान है और वो इन सब को तबाह करने की पूरी ताकत भी रखता है और मुकम्मल तैयारी भी कर चुका है। उन्होंने अमेरिकी जंगी जहाज़ों पर यमनी फौज के हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि उन 3 जहाज़ों से सबक ले जो पहले ही यमनी पानियों में आकर तबाह हो चुके हैं, जो यमन के ड्रोन हमलों, मिसाइलों हमलों और बहरी कार्रवाइयों से मुतासिर हैं। अमेरिकी और बरतानवी ज्वारियत के खिलाफ यमन की जानिब से किए गए ये हमले 3 अमेरिकी वॉरशिप को तबाह करने में कामयाब रहे, जिसके बाद अब अमेरिकी फौज ने ऐलान किया है कि वो पुराने वॉरशिप की जगह पर USS हैरी एस ट्रूमैन को भेज रही है, जिसके जवाब में हूतियों ने कहा अगर ये चौथे जहाज के बजाय अमेरिकी साहिलों की हिफाजत करता है तो ये हमारी फौज के लिए और भी ज्यादा आसान हदफ बन जाएगा। यमनी लोग आपसे नहीं डरते और ना ही हम आपकी सलाहियतों से खौफजदा हैं, बल्कि हम अमेरिका और इजराइल के खिलाफ उस वक्त तक जंग जारी रखने की हिम्मत रखते हैं जब तक कि गजा में जारी इजराइल के जुल्म का खात्मा नहीं हो जाता। अब देखना ये होगा कि यमन के हूतियों की ताकत के सामने इजराइल और अमेरिका कितनी देर तक टिक पाएगा या जल्द ही हार मानते हुए घुटने टेक देगा। दिल्ली असेंबली इंतखाबात 2025 की तैयारियां उरूज पर हैं। सभी पार्टियां इंतखाबी मुहिम में जुटी हुई हैं। सभी इंतखाबी और सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रही हैं। इन सबके बीच सबकी नजरें ओखला असेंबली सीट पर टिकी हैं। आखिर कांग्रेस ओखला विधानसभा सीट से किसे अपना उम्मीदवार बनाती है, यह देखना बाकी है, क्योंकि कयासों के बाजार में खबर है कि आरफा खानम को कांग्रेस उम्मीदवार बना सकती है।
आपको बता दें कि ओखला विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस के अंदर काफी सोच विचार हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने ओखला असेंबली सीट से अमानतुल्लाह खान को तीसरी बार अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद से हर कोई जानना चाहता है कि कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा जो ओखला से आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान को टक्कर देगा। कांग्रेस ने अब तक 70 में से 47 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन ओखला का ऐलान आज भी नहीं हुआ है। जराये की माने तो अब ओखला से कांग्रेस की लिस्ट 3 नामों पर आकर रुक गई है। इशरत जहां, एडवोकेट आरफा खानम, अरीबा खान, और ये तीनों ही चेहरे बेहद मजबूत चेहरे हैं। अरीबा खान 32 साल की नौजवान लीडर हैं, वहीं दूसरी तरफ इशरत जहां सीनियर कांग्रेस लीडर परवेज हाशमी की बहू हैं, जो ओखला सीट से एमएलए और राज्यसभा एमपी रह चुके हैं। वहीं एडवोकेट आरफा खानम, जिन्हें सबसे मजबूत चेहरा ओखला के लिए माना जा रहा है। जराये के मुताबिक एडवोकेट आरफा खानम को कांग्रेस ओखला सीट से टिकट दे सकती है। एक दिन पहले हुई कांग्रेस की मरकजी कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से भेजे गए नाम पर चर्चा हुई। एडवोकेट आरफा खानम ने अपने सियासी सफर की शुरुआत एक सामाजिक कारकुनान के तौर पर की थी और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जिम्मेदारियां निभाई। उन्होंने हमेशा ओखला के मुसलमानों के मुद्दे को उठाया है। शाहीन बाग एनआरसी आंदोलन में उन्हें काफी चर्चा और सराहना मिली, लेकिन मुल्क भर के लोगों का ध्यान उन्हें तब हासिल हुआ जब उन्होंने शाहीन बाग में चल रहे बुलडोजर कार्रवाई को रुकवाने की कोशिश की। अपनी टूटी हुई टांग के साथ भी वो बुलडोजर के सामने डटकर खड़ी रहीं और एमसीडी की तरफ से शाहीन बाग में चल रही बुलडोजर कार्रवाई को रुकवा दिया, जिसके बाद एडवोकेट आरफा खानम नेशनल मीडिया में छा गई। तब आवाम और मीडिया ने उन्हें शाहीन बाग की शेरनी के नाम से नवाजा। जहां तक इशरत जहां की बात है, तो इशरत जहां सियासत में किसी से कम नहीं है, वे काउंसलर भी रह चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि इन तीनों में से आखिर कांग्रेस पार्टी किसको ओखला विधानसभा सीट से टिकट देती है। देश के साबिक पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती है। साबिक पीएम की जयंती के मौके पर उन्हें याद किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह समेत एनडीए के कई लीडरान साबिक पीएम को खिराज अकीदत देने के लिए सदैव अटल स्मारक पहुंचे। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं यौम पैदाइश के मौके पर मरकजी हुकूमत मुख्तलिफ सतहों पर प्रोग्राम का एहतराम कर रही है। इस बीच वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश की है। सदर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनकर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के साथ साथ आंध्र प्रदेश के वजीर आजम एन चंद्रबाबू नायडू ने भी सदैव अटल स्मारक पहुंचकर साबिक वजीर आजम को खिराज अकीदत पेश की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत देते हुए कहा कि साबिक पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 100वीं यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि अटल जी ने अपनी जिंदगी मजबूत खुशहाल हिंदुस्तान की तामीर के लिए वक्फ कर दी। उनका विजन और मिशन तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म को मुतासिर करता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ वजीर दाखिला अमित शाह ने भी साबिक पीएम को याद करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी ने मुल्क की हिफाजत को हमेशा सबसे ऊपर रखा। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने बिहार, मणिपुर समेत कुल 5 रियासतों के गवर्नर बदल दिए हैं, जिसमें आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का गवर्नर बनाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र आर्लेकर को केरल का गवर्नर बनाया गया है। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया गवर्नर बनाया गया है। इससे पहले वे केरल में खिदमत अंजाम दे रहे थे। बिहार के साबिक गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर को केरल का गवर्नर बनाया गया है। इसके अलावा उड़ीसा के गवर्नर रघुवर दास ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। उनकी जगह पर हरी बाबू को गवर्नर बनाया गया है। आरिफ मोहम्मद खान का केरल के वजीर आला से तनाज़ा चल रहा था। हाल ही के दिनों में आरिफ मोहम्मद खान ने केरल में क्रिसमस प्रोग्राम किया, लेकिन उसमें केरल के वजीर आला पिनराई विजयन और उनके वजीर प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए। बताया जाता है कि आरिफ मोहम्मद खान ने चांसलर रहते हुए यूनिवर्सिटियों में जो अपॉइंटमेंट्स कराई थी, उनसे पिनराई विजयन हुकूमत नाराज है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर कौमी राजधानी दिल्ली में सियासी पारा भी हाई हो गया है। आपके नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। केजरीवाल ने कहा है कि सीबीआई और ईडी के बीच बैठक हुई, जिसमें प्लान किया गया है
कि सीएम आतिशी के खिलाफ कोई झूठा मामला बनाया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। बताते चले कि केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए हर महिला को देने का वादा किया है और इसके पूरे दिल्ली में रजिस्ट्रेशन भी होना शुरू हो गए हैं। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी को हमारी ख्वातीन के एहतराम वाली स्कीम रास नहीं आ रही है और इसीलिए बीजेपी आम आदमी पार्टी को बदनाम करने और इसे खत्म करने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने आगे कहा कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया है। महिला सम्मान योजना को बदनाम बीजेपी हुकूमत कर रही है क्योंकि इनसे ना तो खुद कुछ हुआ है और ना ही ये दूसरों को करने दे रहे हैं। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी ने ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली देने का काम किया है, उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ मुझे बेइज्जत करके वोट मांगती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने किसी पार्टी के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई है, बल्कि हम अपने कामों के मुताबिक मुहिम चलाकर आवाम से वोट मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी घबरा गई है। केजरीवाल ने कहा कि इस बार आम आदमी पार्टी को तारीखी जीत मिलेगी और बीजेपी को तारीखी शिकस्त मिलेगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात से पहले वोटर लिस्टों से नाम हटाने का इल्जाम लगाया है। इसके लिए उन्होंने किदवई नगर की एक खातून वोटर चंद्रा का नाम लिया था। अब उस खातून वोटर ने इन इल्जामों को खारिज कर दिया है। उनके शौहर ने भी इस दावे को गलत बताया है। बीजेपी ने भी केजरीवाल पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया और कहा कि उनके बयान नाकाबिले यकीन है। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात से पहले वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने का इल्जाम लगाया था। उन्होंने खास तौर पर एक खातून चंद्रा का नाम लिया था, लेकिन चंद्रा ने केजरीवाल के दावे को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि वो हर बार वोट देती हैं और उनका नाम गलती से लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने केजरीवाल पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया है। इस बीच केजरीवाल ने बीजेपी पर वोट खरीदने का नया इल्जाम लगा दिया है। किदवई नगर की रहने वाली चंद्रा ने कहा कि मेरा वोट कभी नहीं कटा, मैं हमेशा अपना वोट डालती हूं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने गलती से क्यों कहा कि मेरा नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। मेरे पास पहले से ही वोटर आईडी कार्ड है, नया बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये केजरीवाल की तरफ से एक गलतफहमी हो सकती है, वरना मैं हर बार अपना वोट डाल रही थी। संभल तशद्दुद के बाद से पुलिस काफी एक्टिव है और लोगों की गिरफ्तारियां जारी हैं। अब पुलिस ने 7 और लोगों को जेल भेजा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों ने कबूल किया है कि वह 24 नवंबर को हुए तशद्दुद में शामिल थे। हालांकि पुलिस ने इन लोगों के पास से कुछ बरामद नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि तशद्दुद के दौरान फोटो लिए गए थे और इसी के मुताबिक इन लोगों की शिनाख्त की गई है और गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि तशद्दुद में शामिल लोगों की तलाश की जा रही है। अभी तक 47 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की जानकारी के बाद बुलबुली मस्जिद के पास एक मोहल्ले से शोएब, सुजाउद्दीन उर्फ सज्जू, आजम खान, मोहल्ला नाला निवासी जावेद अख्तर, चौधरी सराय निवासी शाहद, दिल्ली दरवाजा निवासी मुस्तफ़ा हसन और अजरुद्दीन की गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने बताया कि तशद्दुद में शामिल लोगों ने कबूल किया है कि 24 नवंबर को जामा मस्जिद के पास हुई फसाद में वे लोग शामिल थे। एसपी ने कहा कि दंगा करने वाले रोशनी में आ रहे हैं और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। बताते चले कि 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद का सर्वे करने गई एएसआई की टीम के बाहर निकलने के बाद तशद्दुद भड़का था और इस दौरान कई लोग जख्मी हुए थे और 4 लोगों की मौत हुई थी। इस दौरान पथराव और फायरिंग के मामले भी कई सामने आए थे। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के साहिल पर गुज़िश्ता हफ्ते हुए नाव हादसे में कई लोगों की जानें चली गई। इस हादसे के बाद जहां कई लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, वहीं मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का एक ड्राइवर आरिफ बाम ने सुपर हीरो साबित हुआ। शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे ने आरिफ बामने को एजाज से नवाजा है। पूर्वा नाम की नाव के ड्राइवर आरिफ बामनी ने हादसे के बाद करीब 30 मिनट में 30 जानें बचाई, जिसके लिए उनकी खूब तारीफ हो रही है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा आइलैंड की ओर जा रही पैसेंजर बोट नील कमल में बैठे लोगों की जान पर तब बन आई जब नौसेना की एक स्पीड बोट उनसे टकरा गई। नौसेना ने हादसे के बारे में बताया था कि करीब शाम 4 बजे नौसेना की एक नाव की इंजन टेस्टिंग हो रही थी, तभी वह नाव बेकाबू हो गई और कारंजा के करीब पैसेंजर बोट नीलकमल से जा टकरा गई। ये नाव मुसाफिरों को गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा आइलैंड तक ले जा रही थी। पाकिस्तान आर्मी ने अफगानिस्तान के इलाके में एयर स्ट्राइक कर दी है, जिसकी वजह से हालात कशीदा बने हुए हैं।
इस हमले में 15 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है। दहशतगर्दी और गरीबी ने मुल्क के हालात बदतर कर दिए हैं। इस बीच एक खबर सामने आई है कि पाकिस्तानी आर्मी ने अपने ही प्रोविंस पर एयर स्ट्राइक की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एयर स्ट्राइक बारमल पर की गई है, जो अफगानिस्तान में पाक का प्रोविंस है। इस हमले में 15 लोगों की मौत हुई है, जिनमें बच्चे और ख्वातीन भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। इस मामले के बाद अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत भड़क गई है। ये हमला 24 दिसंबर की रात में किया गया है, जिसमें 7 गांवों को निशाना बनाया गया, जिसमें लमान में खानदान के 5 लोगों की मौत हो गई। मकामी लोगों का कहना है कि देर रात पाकिस्तानी जेट्स ने बॉम्ब गिराए। रिपोर्ट से पता चलता है कि बरमाल में मुर्ग बाजार गांव पूरी तरह से तबाह हो गया है, जिससे इंसानी बहरान मजीद बढ़ गया है। हवाई हमलों में भारी तादाद में शहरी हताहत हुए हैं और बड़ी तबाही हुई है, जिससे इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में मनीगाम पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक मुस्लिम ट्रेनी पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद सरीर को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। अफसरान के मुताबिक बताते चली कि घातक गोली मुबैना तौर पर ट्रेनिंग सेंटर में एक चौकी की रखवाली कर रहे संतरी बाबूराम ने चलाई थी। हादसा बीते इतवार की सुबह हुआ है, जब बाबूराम ने बारामूला जिले के बोनियर के एक अंडर ट्रेनिंग रिक्रूट मोहम्मद शरीर पर मुबैना तौर पर गोली चलाई। मोहम्मद शरीर का मौके पर ही इंतकाल हो गया। बाबूराम को गैर मुसलसल कर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। हुक्काम ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। फिलहाल अभी भी इस मामले में तहकीकात हो रही है। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा नदी जोड़ो प्रोजेक्ट की संगे बुनियाद रखेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी अहम बातें। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का मकसद मध्य प्रदेश में केन नदी से पानी को यूपी के बेतवा नदी में मिलाना है, ताकि सूखाग्रस्त बुंदेलखंड इलाके में कहीं भी पानी की कमी नहीं रहे और कोई जगह सूखी ना बचे। बताते चले कि केन नदी जबलपुर के पास कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर करीब 427 किमी उत्तर की तरफ बहने के बाद उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में चिल्ला गांव में यमुना नदी में मिलती है। केन और इसकी मुआविन नदियों पर 5 डैम से, वहीं बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलकर 576 किमी बहने के बाद उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना में मिलती है। बेतवा और इसकी मुआविन नदियों पर पहले से 24 डैम हैं। इन्हीं दोनों नदियों को जोड़ा जाना है। अटल बिहारी जब मुल्क के वजीर आजम थे, तब देश की 36 नदियों को आपस में जोड़ने का फैसला किया गया था। उनमें से एक प्रोजेक्ट केन बेतवा नदी को लेकर भी था। हालांकि कई सालों से ये काम अटका हुआ था। प्रोजेक्ट के तहत केन और बेतना दोनों नदियों को जोड़ने के लिए एक नहर बनाई जाएगी और 2 धन डैम की तामीर कर केन नदी का पानी बेतवा तक पहुंचाया जाएगा। केन बेतवा प्रोजेक्ट के जरिए मध्य प्रदेश के 10 जिलों में लगभग 44 लाख लोग और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों को पीने का पानी मिल सकेगा। यानी कि इस प्रोजेक्ट से 2 रियासतों की कुल 65 लाख आबादी को सीधा फायदा पहुंचेगा। इस प्रोजेक्ट का खर्च करीब 44,605 करोड़ रुपए है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक प्रोजेक्ट से 2 रियासतों को फायदा पहुंचेगा। किसानों का एहतिजाजी मुजाहिरा लगातार जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों के सामने आने वाले मुद्दों और उनके चल रहे आंदोलन पर चर्चा करने के लिए सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू से मिलने का वक्त मांगा है। एक मीटिंग के बाद मीडिया को खिताब करते हुए एसकेएम के लीडर प्रेम सिंह बंगू ने कहा कि हमने इत्तेहाद के आह्वान को बहुत पॉजिटिवली लिया है। एसकेएम की एक कमेटी ने 21 दिसंबर को पटियाला में एक मीटिंग की थी। मीटिंग पॉजिटिव रही। ये फैसला लिया गया कि इत्तेहाद का ये सिलसिला जारी रहेगा। दोनों फरीकों के इरादे मुस्बत है। हम जगजीत सिंह डल्लेवाल की सूरत-ए-हाल पर गौर कर रहे हैं और इत्तेहाद के लिए काम करना जारी रखेंगे। किसान लीडर प्रेम सिंह ने कहा कि एसकेएम ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सदर द्रौपदी मुर्मू से मिलने का वक्त मांगा है। उन्होंने कहा कि हमने जनवरी के पहले हफ्ते में एक अपॉइंटमेंट मांगी है। एसकेएम का एक डेलीगेशन उनसे मुलाकात करेगा। अगर वे अवेलेबल नहीं होती हैं तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर को हमसे मिलना चाहिए। हम पंजाब की हालात को लेकर फिक्रमंद हैं। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। इस मुद्दे को तेजी से उठाया जाना चाहिए। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।